हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का नाम है सिम्बायोटेक फार्मा लैब्स। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में। 988 का इन्होंने प्राइस सेट किया है और लगभग 6,200 करोड़ रुपीस की वैल्यू लगाई है। 1,757 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं, जिसमें से 150 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 1,600 करोड़ रुपीस जो शेयर्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स दोनों ही यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। मोस्टली इनिशियल शेयर होल्डर हैं, जैसे रोजवुड इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्होंने पहले ही पैसा लगा दिया कंपनी के अंदर में। आईपीओ से जब निकलेंगे तब अच्छा खासा रिटर्न निकाल के निकलेंगे, तो वो अपना स्टेक अच्छा खासा बेच रहे हैं। अब रोजवुड इन्वेस्टमेंट्स के पास में 2 करोड़ 18 लाख शेयर्स थे इनके। और दूसरा है इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 3, इसके पास में 1.5 करोड़ 15 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ शेयर्स थे। तो रोजवुड 2 लाख 18 करोड़ में 2 करोड़ 18 लाख में से लगभग 1 करोड़ शेयर्स बेच रही है। और जो वहीं पर अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, दूसरा वाला, तो ये भी लगभग 40% शेयर्स अपने बेच रही है। दो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास में पहले से ही लगभग 35% मालिकाना हक कंपनी के अंदर में था। आफ्टर दी आईपीओ 32 से 33% रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ओके, बिकॉज मोस्टली कंपनी जो है प्रोफेशनली मैनेज्ड नजर आ रही है। अब कंपनी को यहाँ पे पैसों की जरूरत नहीं थी, बट ये जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे एलएलपी वाले, ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स, एआईएफ और जो एफआईआईज हैं, ये एक्चुअली इसी कंडीशन पे यूजुअली पैसा देते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें आईपीओ लेके आकर के एग्जिट दिलाने में मदद करें। तो इसलिए इसका आईपीओ, कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे से ये सवाल अगर पूछते हो कि ये कंपनियां इतना जल्दबाजी क्यों करती हैं एग्जिट लेने का, बिकॉज इनके भी जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं उनका भी जो शुरुआत में जब वो बनते हैं तो उनमें कंडीशंस होती हैं कि ये जो फंड है इतने सालों के लिए ही है, उसके बाद में जो इसके इन्वेस्टर्स हैं फंड को, उनको एग्जिट मिलेगा, मौका मिलेगा और वो डाइल्यूट कर दिया जाएगा, तो वो कंडीशंस के हिसाब से उनको भी एग्जिट लेना जरूरी पड़ता है। दो ये अच्छा का पूरा एग्जिट नहीं ले रहे हैं एंड लगभग 40% के आसपास भी स्टेक बेचेंगे, बाकी इस कंपनी में रखेंगे। दैट्स अगेन ए पॉजिटिव थिंग। दैट मीन्स कि दे आर आल्सो होपफुल। वो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो और थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट निकाल रहे हैं। बाकी प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट ये रखेंगे इस कंपनी में। दैट्स अगेन ओके। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी कंपनी की बात, की कंपनी क्या करती है यहाँ पे। तो कंपनी जो आईपीओ से पहले बात तो है कि पैसे उठा रहे हैं और जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उनसे क्या करेगी, तो कंपनी लोन चुकाएगी, राइट, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो चलिए आरएचपी में चल। सो आरएचपी में कंपनी के 3 बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं: सेल ऑफ एपीआई, सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स एंड सीडीएमओ सर्विसेज। वन बाय वन देख लेते हैं सबको। तो एपीआई क्या होते हैं? कम जो भी आप लोग मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, उन मेडिसिन के अंदर में, जैसे लेट्स से कि वो, राइट, कितनी भी साइज की, साइज उंगली के साइज की है, मतलब छोटे से पिन पॉइंट उंगली का साइज का है, बट उसमें मोस्टली जो एक्चुअली आपकी बीमारी को ठीक करती है वो एपीआई होता है, एक्टिव जो इंग्रेडिएंट पार्ट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो ये बनाती है कंपनी। अब उसमें बाकी जो आप पाउडर देखते हैं वो पाउडर होता है इनएक्टिव ऑर्गेनिक जो पाउडर होता है, राइट, वो अलग अलग चीजों से बनता है, सेलुलोज वगैरह, वो अलग कहानी है। सो मेन जो कंपोनेंट है वो ये कंपनी बनाती है, और बेसिकली वो जो मेन कंपोनेंट है वो अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो कंपोनेंट है बना करके इंडिया और इंडिया के बाहर की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको ये कंपनी बेचती है, और यही कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब वो एपीआई जो है वो बेसिकली कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाती है। एक तो होता है कि सिंथेटिकली वो कंपोनेंट बना लिया जाए, एक दूसरा तरीका होता है कि आप जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करके और ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस प्रोवाइड करके उनसे वो जो एपीआई है वो बनवाया जाए, वो कंपोनेंट, वो केमिकल बनवाया जाए, और फिर उसको लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर करके और फिर बेचा जाए, जो कि हम लोग यहाँ पर इनकी लेबोरेटरीज वगैरह देख सकते हैं। और इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस भी यहाँ पर समझाया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फर्मेंटेशन मेनली अपना मेन टूल यूज करते हैं इस पर्टिकुलर एपीआई को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक, मतलब एकमात्र कंपनी जो ऐसा ये पर्टिकुलर काम करती है, बहुत सारी जो जितनी भी कंपनियां एपीआई के सेक्टर में काम करती है मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। दूसरा जो इनका तरीका है, जो कमाई का तरीका है, वन वाज द एपीआई, सेकंड वाज द सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। तो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे कि कुछ दवाइयां जो होती हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर में सस्टेन नहीं कर पाती हैं या फिर उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, तो उनको क्या करते हैं, पाउडर और लिक्विड फॉर्म दोनों को अलग अलग रखा जाता है। बट जब पेशेंट को दी जाती है वो दवाई, तो उसको
दोनों को मिक्स करके दी जाती है। तो इस टाइप से जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है लिक्विड है, नीचे वाला पाउडर की फॉर्म में है, जब दिया जाएगा तो दोनों को मिक्स करके, तो ये जो दवाइयां हैं बनाना, ये जो पैकेजिंग है कंप्लीट बना करके देना, ये वाला इनका दूसरा पार्ट है, सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टिबल्स। थर्ड वन इज द सीडीएमओ। इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनी है, मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो बोलती हैं कि आप हमारे लिए दवाई डेवलप करो, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करो और बस हमें बस फाइनल प्रोडक्ट दे दो। तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है, बट वो इनकी कुछ खास चल नहीं रही है जो कि पिछले साल के मुकाबले देखते हैं। बाकी ये जो सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टिबल्स है, ये इस साल इन्होंने शुरुआत की है तो अच्छा काम कर रही है। बाकी इनका जो मेन काम है वो भी अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है, ये वाला भी बढ़ रहा है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो सेक्टर है, सेल ऑफ एपीआईज, राइट, इसके अंदर में जो जेनेरिक दवाइयां आ गई हैं, राइट, मार्केट के अंदर में, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। तो एपीआईज का जो मार्केट है उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, तो वहां पर जो मार्जिन है वो हिट हो रहे हैं अब। और इसीलिए सेक्टर के अंदर में जो दूसरी कंपनियां जो एपीआई बनाती हैं, अब एपीआई भी ध्यान रखना कि हर कंपनी कुछ पर्टिकुलर दवाइयों से रिलेटेड ही एपीआई बना सकती है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां सबकी हर कंपनी एपीआई क्रिएट कर सकती है, नहीं, कुछ चुनिंदा, जैसे इन्होंने कुछ सेट करा कि हम लोग पर्टिकुलरली इस बीमारी की जो दवाई है उसका एपीआई बनाएंगे, राइट। अब हजारों बीमारियां हैं, हजारों एपीआईज हैं और हजारों कंपनियां बना रही हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस कंपनी एपीआई वाली कंपनी को मार्केट इतनी वैल्यू दे रही है तो इसको भी उतनी ही देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्टली मार्केट डिपेंड करता है कि उसकी कितना एबिटा है, कितना प्रीमियम पे कंपनी मेडिसिन बेच पा रही है पर्टिकुलर। अगर किसी का मार्जिन हिट होता हुआ नजर आता है तो उसको मार्केट कम वैल्यू देता है, और जिसका मार्जिन अच्छा चलता हुआ बढ़ता हुआ नजर आता है, या फिर ऐसी कोई बीमारी पे कंपनी एपीआई बना रही है जो कि मार्केट में प्रीमियम वैल्यू देती है, तो उसको मार्केट अलग वैल्यू देता है। सो द कॉम्पिटिशन, द पीयर ग्रुप, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट यहाँ पर रहने वाला है। तो एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन यहाँ पे नहीं रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं तो इनके पास में 2026 के अंदर में पिछले सालों के मुकाबले यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला, नो, इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो इंक्रीज ही देखने को मिला है, बिकॉज यहाँ पर अगर लोग देखते हैं यहाँ पर से मुकाबले यहाँ पर इंक्रीज। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो इस वाले सेक्टर के अंदर में भी यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी, ये इफेक्टिव कैपेसिटी है, एंड दिस वन इज द एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये है एक्चुअल प्रोडक्शन जो 340 से 361, सो इंक्रीज है, यहाँ पर 37 से 45 इंक्रीज है, और यहाँ पर जरूर यहाँ पर हिट लेता हुआ नजर आया है। बट इनके पास में कैपेसिटी खैर अच्छी खासी भी ठीक ठाक पड़ी हुई है। बट अगर अगेन आईपीओ के पैसों से अगर कंपनी के पास में जाते तो और अच्छे से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती थी। बट अगर पिछले साल के मुकाबले अगर देखते हैं तो भी अगेन कैपेसिटी जितना इनका यूटिलाइज हो रहा है उसके हिसाब से अच्छी खासी है इनके पास में। अब चलते हैं थोड़ा सा बैलेंस शीट पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग 1780 करोड़ रुपीज की पूरी बैलेंस शीट की साइज है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा इज अराउंड 1150 करोड़। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ कंपनी में ठीक ठाक नजर आ रहा है। कंपनी ने अपने लोन कम किया है पिछले सालों के मुकाबले ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो जरूर यहाँ पर बढ़ा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाई है, यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। प्लांट कैप्चर वगैरह किया है। एंड ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट की बात करते हैं तो 125 करोड़ से 197 करोड़ 2 साल में पहुंच चुके हैं। तो लगभग 70% का ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज है। थोड़ा सा अगर हम लोग रेवेन्यू पे नजर डाल लेते हैं उसके बाद में हमें थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर 723 करोड़ था, फिर यहाँ पर लगभग 755 करोड़ हुआ। रेवेन्यूज में कुछ खास इंक्रीज नहीं है, बट यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दैट्स अगेन ओके, लगभग 15% का रेवेन्यू इंक्रीज है, 15-16। नेट प्रॉफिट्स के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 10% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा। तो नेट प्रॉफिट में कुछ खास इंक्रीज नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो खा गई इस बार 25 करोड़ एंड 53 करोड़। डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी खा गई। दूसरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट खा रहा है। बाकी तो नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं जिस तरीके से बढ़ने चाहिए, जैसे अदर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस वगैरह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेन चीज जो है दैट इज द एबिटा, कंपनी निकाल पा रही है या नहीं, उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिल रहा है कि या नहीं, बिकॉज उसी के हिसाब से मार्केट इसको वैल्यू देने वाला है। सो 160 करोड़ का बिफोर टैक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें ये वाले जो दो पोर्शन है इनको वापस एड अप कर देते हैं तो लगभग 27% का एबिटा परसेंटेज मार्जिन है इस बार। इसको हम लोग देख लेते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में।
अगेन 27% का एबिटा मार्जिन पिछले साल था। दैट मीन्स कि ये अपने मार्जिन्स के अंदर में कुछ खास डिफरेंस मतलब कम नहीं कर रहे हैं एक्सपेंसेस, मतलब अच्छा प्रॉफिट निकाल ले पा रहे हैं ऑपरेशनली देखा जाए तो। उसके बाद में इनका वन टाइम यहाँ पे कॉस्ट और देखने को मिला है। उसके अलावा इनका टैक्स भी बहुत ज्यादा है यार इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। तो ओवरऑल मिला के 100 एंड लगभग हम लोग मान के चल सकते हैं कि 120 करोड़ के आसपास का, 115 करोड़ मोटे मोटे तौर पे हम लोग मान के चल सकते हैं कि इनका प्रॉफिट हुआ है वन टाइम को अगर हटा देते हैं तो। अब आईपीओ के पैसों से कंपनी लोन भी चुकाने वाली है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कंपनी को अगले साल तक 10 करोड़ रुपए तक, लगभग 8 करोड़ रुपए तक का नेट प्रॉफिट में असर देखने को मिलेगा। तो लगभग हम मोटे मोटे तौर पे 125 करोड़ का अगले साल तक पी रेशियो के लिए हम लोग मान के चल सकते हैं, राइट। 125 करोड़। अब 6255 करोड़ की वैल्यू लगाई है, 125 की कंपनी कमाई है, तो यहाँ पे 50 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। और कंपेरेटिवली अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका 90 का है। दूसरी कंपनी जो कोहेंस है, इसको मार्केट ने 165, इसको 76, डिविस लेबोरेटरीज को इसको 57, और जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसको मार्केट ने 50 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मली भी एपीआई सेक्टर के साथ में कंपेयर करते हैं जो एपीआई बनाने का काम करती हैं, तो यहाँ से लगभग 10 to 20% तक का इंक्रीज देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 20% तक का। अब यहाँ पे जो आज के दिन हवा बनाई जा रही है या फिर हवा बन रही है वो कितनी है, तो लगभग 32% की बन रही है। दैट्स ग्रेट। इसके अलावा अगर हम लोग पीबी रेशियो वाइज भी वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी के पास में जो नेट वर्थ है आज के दिन वो लगभग 1100 करोड़ की है, 1150 करोड़ की, और कंपनी के पास में 150 करोड़ रुपए और चले जाएंगे तो लगभग मोटे मोटे तौर पे 1300 करोड़, 1300 करोड़ के हिसाब से 352, 65, तो लगभग 5 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो 8, 13, 4 एंड 18। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यू बची हुई है अगर एक कंपनी को हम साइड कर देते हैं तो। अब इसको मार्केट कहाँ वैल्यू दे सकता है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक कंपनी है लॉरस लैब्स। इसको अगर देखते हैं तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 32% है, 28% पिछले साल तक था। दैट मीन मोस्ट प्रोबेबली इससे तो कम ही देगा। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने जो आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी के सुधर नहीं रहे, पिछले 3 साल से लगातार सेम से ही बैठे हुए हैं, इसका सुधर रहे हैं, तो इसको मार्केट ने अच्छी वैल्यू दी है। कोहेंस लाइफ साइंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका 31, 19 और 15, इसका तो बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसकी वजह से स्टिल मार्केट ने इसको अच्छी वैल्यू दे रखी है। बट अगेन काफी अच्छे खासे नीचे से इसको ऊपर से नीचे गिरा चुका है मार्केट ऑलरेडी। डेविस लेबोरेटरीज की बात करते हैं तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो काफी अच्छे हैं और रेगुलरली सुधर रहे हैं, इसलिए मार्केट ने इसको 76 की वैल्यू दे रखी है। कॉनकॉर्ड बायोटेक को अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये भी 36% के आसपास में देखने को मिल रही है। तो अगेन इन सबको अगर कंपेयर करते हैं तो अपने आईपीओ लेके आ रही है वो तो 27 के बैठी हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर में, और ये सारी ही 30 से अबव देखने को मिल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आफ्टर द लिस्टिंग हवा अच्छी बन रही है, बट आफ्टर द लिस्टिंग मार्केट थोड़ा सा हिट दे उसको नीचे की तरफ, पॉसिबिलिटी ये भी है। दो, मार्केट सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे वैल्यू नहीं करता है, वो एपीआई क्वालिटी उसके बेसिस पे वैल्यू करता है, फ्यूचरिस्टिक जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उनके बेसिस पे वैल्यू करता है, बट इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द डील। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सिंपल बन रहा है कंपनी को लेकर के, जो लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी हवा के बेसिस पे ठीक ठाक देखने को मिल रही है, मिल सकती है अच्छी खासी। उसके बाद में जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसको हम फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, एंड ओवर द 1 or 2 मंथ्स मार्केट इसको एक जिस वैल्यू पे इसको रखना है तो उसके पास में लेके पहुंच ही जाएगा 2-3 महीनों के अंदर में। उसके बाद में हम लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। सो अभी किस तरीके से इसके एपीआई को वैल्यू करने वाला है मार्केट और किस तरीके से एबिटा को कहाँ पे रखने वाला है, तो वो अभी क्लियर नहीं है। तो आईपीओ स्ट्रेटेजी हमें उस चीज में सहूलियत देगी। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।